नमस्कार साथियों, हमारी इस नई क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। आज की क्लास हमारी बहुत ही यूनिक क्लास होने वाली है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जितने भी इसके उत्खनन से प्राप्त स्थल है, कहां पर इसकी खोज हुई है, किसने खोज की, कंप्लीट तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता से बनने वाला हर प्रश्न को छूने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता। विश्व की दुनिया की सबसे प्राचीनतम सभ्यता के रूप में जानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे स्थित होने के कारण इसका मुख्य नामकरण किया गया है। सिंधु नदी के किनारे स्थित होने के कारण सिंधु नदी के किनारे स्थित होने के कारण इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा है। सिंधु नदी के किनारे सिंधु नदी के किनारे स्थित होने के कारण इस नदी के नाम पर सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा है। सिंधु घाटी सभ्यता के अलावा कुछ महत्वपूर्ण दुनिया पर बसी हुई है, उन सभ्यताओं के बारे में देखते हैं। एक है मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, यह प्रश्न भी पूछा जाता है, मेसोपोटामिया सभ्यता किन नदियों के किनारे विकसित हुई? तो वो नदियां हैं दजला व फरात नदियों के किनारे। दजला और फरात नदियों के किनारे मेसोपोटामिया सभ्यता है वो विकसित हुई। इसके अलावा एक सभ्यता है मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता ये नील नदी के किनारे विकसित हुई। नील नदी के किनारे विकसित हुई। नील नदी के किनारे विकसित हुई। मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे विकसित हुई और ये अफ्रीका महाद्वीप में पड़ती है। एक सभ्यता है चीन की सभ्यता। चीन की जो सभ्यता है, चीन की सभ्यता हवांगो नदी के किनारे विकसित हुई। हवांगो नदी के किनारे किनारे विकसित हुई। चीन की सभ्यता है वो हवांगो नदी के किनारे विकसित हुई। अगली सभ्यता भारत की सभ्यता। भारत की सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं और यह है वो सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई। सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई के किनारे। इनके बारे में भी, क्योंकि सबसे पहले हम सभ्यताओं का बैकग्राउंड जानते हैं, इनके बारे में प्रश्न बनता है कि मेसोपोटामिया सभ्यता किन दो नदियों के किनारे विकसित हुई? तो वो है दजला और फरात नदियों के किनारे। ईरान इराक की सभ्यता है ये। मिस्र की सभ्यता किन नदी के किनारे विकसित हुई? तो वो नील नदी के किनारे विकसित हुई। चीन की सभ्यता किस नदी के किनारे? चीन की सभ्यता हवांगो नदी के किनारे विकसित हुई। और भारत की सभ्यता है वो सिंधु नदी के किनारे विकसित होने के कारण इसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। इसका सभ्यताओं का सबसे पहले हम बैकग्राउंड जानने से पहले हम एक चीज को जानते हैं, इतिहास के किस काल में इन सभ्यताओं की उत्पत्ति हुई। इतिहास का कौन सा वो युग है जिसमें इन सभ्यताओं का विकास हुआ? तो सबसे पहले हम जानते हैं इतिहास के 3 युग हुए। इतिहास है वो टोटल 3 भागों में बांटा गया है। इतिहास को 3 भागों में। पहला है प्रागैतिहासिक इतिहास। प्रागैतिहासिक इतिहास उसको बोलते हैं इतिहास का वह काल जिसमें किसी भी प्रकार का लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो। किसी भी प्रकार का लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। लिखित साक्ष्य ना हो उसको बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। हमें ये प्रश्न पूछे जाते हैं
प्रागैतिहासिक काल किसको बोलते हैं? हम सभ्यता टॉपिक को जानने से पहले उसकी हम पृष्ठभूमि जानते हैं भी, सभ्यताओं की उत्पत्ति है वो इतिहास के किस युग में हुई है। प्रागैतिहासिक काल उसको बोलते हैं इतिहास का वो काल या वो समय जिसमें किसी भी प्रकार के लिखे हुए साक्ष्य नहीं मिले हैं, हमें किसी भी प्रकार का ग्रंथ नहीं मिला है। वो इतिहास का सबसे पुराना टाइम यही है, क्योंकि लोग अनपढ़ हुआ करते थे, लोग उस समय आदि मानव हुआ करते थे। उस युग का जो काल है वो प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। इतिहास का दूसरा जो युग है उसको बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक युग। आद्य ऐतिहासिक युग, आद्य ऐतिहासिक युग किसको बोलते हैं? इतिहास का वो काल, इतिहास का वह समय जिसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध हो, लिखित साक्ष्य उपलब्ध हो लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता। देखो, पहले हमने पढ़ा प्रागैतिहासिक इतिहास, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल। इतिहास का वह समय जिसमें लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है, इसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं था। इसमें लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता, क्योंकि हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी लिपि का नाम है भाव चित्रात्मक लिपि। उसको आज तक दुनिया का कोई भी व्यक्ति पढ़ नहीं सकता है, क्योंकि वो लिपि है वो पुरानी उन आदि मानवों की लिपि है जो इस सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हुआ करते थे, उनकी लिपि को हम पढ़ नहीं सकते हैं। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक युगीन सभ्यता कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जितनी भी सभ्यताएं हैं वो किस काल की मानी जाती है? वो आद्य ऐतिहासिक सभ्यताएं मानी जाती है। क्यों? क्योंकि जो सभ्यताएं होती है उनमें जो हमें लिपियां मिली है, उनके आदि मानव के जो ग्रंथ मिले हैं उसको हम पढ़ नहीं सकते, इसीलिए सभी सभ्यताओं को आद्य ऐतिहासिक युगीन सभ्यताएं कहा जाता है। सभी सभ्यताएं, तो मैं टॉपिक पॉइंट लिख रहा हूं, सभी सभ्यताएं आद्य ऐतिहासिक युगीन सभ्यताएं हैं। आद्य ऐतिहासिक युगीन, इसलिए अपन कोई प्रश्न पूछे भी सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की है, तो आद्य ऐतिहासिक काल की है। सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक कालीन सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता है आद्य ऐतिहासिक कालीन सभ्यता है। इतिहास का पहले प्रागैतिहासिक पढ़ा, दूसरा आद्य ऐतिहासिक, तीसरा इतिहास का प्रकार है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल वर्तमान का वो इतिहास है जो हमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध मिलते हैं और हमें पढ़ने योग्य, हम उन ग्रंथों को पढ़ सकते हैं, वो इतिहास काल है। लिखित साक्ष्य भी मिले हैं, लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध और पढ़ने योग्य भी है, पढ़ने योग्य। जैसे आधुनिक भारत का इतिहास, ये ग्रंथों में हमें लिखा हुआ मिलता है। 1947 से लेकर वर्तमान तक का जो इतिहास है, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, स्वतंत्रता की लड़ाई, 1857 की क्रांतियां, ये सब ग्रंथ हमें लिखे हुए मिलते हैं और लिखी हुई उन किताबों को हम अभी पढ़ सकते हैं, इसलिए वो ऐतिहासिक कालीन इतिहास कहलाता है। इतिहास को 3 भागों में बांटा है। प्रागैतिहासिक काल, लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है पहले में, दूसरे में लिखित साक्ष्य उपलब्ध है लेकिन हम उनको पढ़ नहीं सकते, उसको आद्य ऐतिहासिक काल बोलते हैं, और सभी सभ्यताएं हैं वो इस आद्य ऐतिहासिक कालीन सभ्यताएं मानी जाती है। तीसरा ऐतिहासिक काल, लिखित साक्ष्य उपलब्ध प्लस उनको हम पढ़ भी सकते हैं। ये हमने सभ्यताओं के इतिहास काल में हमने सबसे पहले बैकग्राउंड को जाना है। अब हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता
सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पहले बताने वाला व्यक्ति कौन था? सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी देने वाला प्रथम व्यक्ति, अगर आपको पूछे सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी देने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था, तो वो था चार्ल्स मेसन। चार्ल्स मेसन नाम का एक अंग्रेज था, जिसने सबसे पहले 1826 में सबसे पहले बताया कि यहाँ किसी भी प्रकार की सभ्यता हो सकती है। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की हमें जानकारी देने वाला व्यक्ति था चार्ल्स मेसन, जिसने सबसे पहले 1826 में हमें जानकारी दी थी। दूसरा हमें पता चला दो भाई थे खुद बर्टन बंधु, जिनको बोलते हैं बर्टन बंधु। बर्टन बंधु कौन कौन से थे? एक था विलियम बर्टन, दूसरा था जेम्स बर्टन। विलियम बर्टन प्लस जेम्स बर्टन, ये दोनों व्यक्ति खुद भाई होने के कारण इन दोनों को बर्टन बंधुओं के नाम से भी जानते हैं। इन बर्टन बंधुओं को एक कार्य दिया गया था, कराची से लेकर लाहौर तक रेल बिछाने का काम। कहां तक? बर्टन बंधुओं को कराची से लेकर लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाने का कार्य दिया गया। रेलवे लाइन बिछाने का कार्य सौंपा। अब हमें पता है कि भारत में पहले आजादी से पहले सभ्यता काल में भारत ही हुआ करता था, लाहौर सब भारत में आते थे। और सबसे पहले हमें पता है भारत में सबसे पहले ट्रेन 1853 से लेकर 1856 के बीच में ट्रेन पर की पटरी बिछाने का काम है वो चल रहा था। इस 1853 से 1856 के बीच में बर्टन बंधुओं को, जिनका नाम था विलियम बर्टन और जेम्स बर्टन, ने कराची से लेकर लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाने का काम कर रहे थे। तो जब वो रेल की पटरी बिछा रहे तो आसपास में जो उनको कंकड़ पत्थरों की जरूरत पड़ी पटरी बिछाने के लिए, तो जैसे वो कंकड़ पत्थर खोद खोद के ला रहे थे तो उनको नीचे ईंटें मिली। वो ईंटें सिंधु घाटी सभ्यता की ईंटें थी, ये पता चला था बर्टन बंधुओं को उसके बाद में। हालांकि इनको अभी ये पता नहीं था कंप्लीट कि यहाँ पुराने समय में सभ्यताएं होती थी, प्राचीन समय में लोग यहाँ रहा करते थे। तो 1853 से 56 के बीच में बर्टन बंधु है विलियम बर्टन और जेम्स बर्टन ने कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाने का काम हो रहा था। तो उन्होंने सबसे पहले इस सभ्यता की ईंटें देखी थी। आगे आता है जॉन मार्शल, सबसे पहले कार्य, उसके बाद में बर्टन बंधु, उसके बाद में आता है जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने आधिकारिक रूप से इन ईंटों का पता लगाने के लिए, भाई ये ईंटें कब की है, यहाँ कोई सभ्यता, इतिहास के उन पन्नों को झकझोरने के लिए सबसे पहले जॉन मार्शल ने आधिकारिक रूप से 1861 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। भाई जो खनन कार्य करता है वो किस विभाग के पास होता है? वो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के पास होता है। और भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण के विभाग की स्थापना किसने की? 1861 में जॉन मार्शल के द्वारा। किसने? जॉन मार्शल ने सबसे पहले उन ईंटों का पता लगाने के लिए, भाई कौन सी सभ्यता है प्राचीन में, कौन समय, उस समय में किस प्रकार के लोग रहते थे, उनका पता लगाने के लिए आधिकारिक रूप से सर जॉन मार्शल ने 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के आगे का जो सन जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी
ने 1921 में सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता की खोज की। सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? तो वो था राय बहादुर दयाराम शाह ने 1921 में हड़प्पा या फिर सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। किसके नेतृत्व में? सर जॉन मार्शल ने। सर जॉन मार्शल ने पहले तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1861 में की और उसके बाद में दयाराम साहनी को इसके उत्खनन का कार्य सौंपा था और 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी और अगले ही वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो सभ्यता की खोज की। मोहनजोदड़ो सभ्यता की खोज की। तो अभी हमने इतने पॉइंट पढ़े। सिंधु घाटी सभ्यता, अगर प्रश्न आए सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी देने वाला व्यक्ति कौन था? तो वो था चार्ल्स मेसन 1826 ईस्वी में। बर्टन बंधु, जो कराची से लेकर लाहौर तक रेलवे बिछाने का कार्य किसने किया? बर्टन बंधु ने। बर्टन बंधु कौन से थे? विलियम बर्टन और जेम्स बर्टन। ये काम कब हुआ? 1853 में, क्योंकि इस भारत में सबसे पहले ट्रेन 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। तो ये टॉप पॉइंट ये भी हम लिखते हैं। भारत में सबसे पहले ट्रेन 1853 में महाराष्ट्र राज्य में आधुनिक मुंबई से ठाणे के बीच में चली। मुंबई से ठाणे के बीच। और ये कराची से लाहौर तक जो रेलवे लाइन बिछाने का कार्य विलियम बर्टन और जेम्स बर्टन ने किया। जॉन मार्शल ने आधिकारिक रूप से इनका पता लगाने के लिए 1861 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की। बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक ये प्रश्न है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई? 1861 में, और करने वाला था जॉन मार्शल। और इसी के निर्देशन में दयाराम साहनी ने सबसे पहले 1921 में सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता की खोज की और अगले ही वर्ष राखलदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो सभ्यता की खोज की। अब हम जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता कितने वर्ष पुरानी है, इनके कालक्रम के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता कितने वर्ष पुरानी है उसके तथ्य देखते हैं। कौन कौन सी आधिकारिक रूप से कौन सा समय है सिंधु घाटी सभ्यता का? अगर सिंधु घाटी सभ्यताओं का हम कालक्रम की बात करें तो कई विद्वानों में मतभेद है। कोई विद्वान पुरानी सभ्यता बता रहा है, कोई उससे पहले के समय की सभ्यता बताता है। तो हम सबसे पहले आधिकारिक रूप से कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं कालक्रम से संबंधित, तो एक पद्धति आती है। कोई भी पुरानी चीज होती है उसकी हम अगर डेट निकालें कि ये कितनी पुरानी हो सकती है, उसकी आधुनिक समय में सबसे आधुनिक जो तकनीकी विकसित हुई है वो है कार्बन चपदा पद्धति। कार्बन चपदा पद्धति के आधार पर हम किसी भी पुरानी वस्तुओं का कालक्रम जान सकते हैं, एकदम लगभग सटीक। एकदम सटीक तो कोई भी निकाल नहीं सकता। वैज्ञानिकों के अनुसार कोई भी प्राचीन वस्तु की आधुनिक तकनीकी है कार्बन चपदा उसका कालक्रम निर्धारण करने की। तो कार्बन चपदा पद्धति के अनुसार पहले हम जान लेते हैं कार्बन चपदा पद्धति क्या है। कार्बन चपदा पद्धति सबसे पहले हम जानते हैं कार्बन चपदा पद्धति है क्या। कई हमें पूछा जाता है सी चपदा, कार्बन चपदा। कार्बन चपदा पद्धति की खोज की थी सबसे पहले 1949 ईस्वी को अमेरिका का एक वैज्ञानिक था, अमेरिकन वैज्ञानिक था विलियर्ड लिबी।
विलियर लीवी नामक एक अमेरिकन वैज्ञानिक था जिसने 1949 में कार्बन चौदह पद्धति की खोज की। कार्बन चौदह पद्धति क्या होती है? इसमें दो तत्व होते हैं, एक C12, एक होता C14 तत्व। ये जो C12 तत्व होता है ना, ये कार्बन C12 और C14 तत्व दुनिया की सभी चट्टानों में, सभी पदार्थों में पाया जाता है। C12 तत्व है, यह तत्व स्थायी रहता है, स्थायी। और ये C14 है, वो 5730 वर्षों के बाद में ये तत्व C14 तत्व घटकर आधा रह जाता है। यानी कार्बन 14 पद्धति है, इसमें टोटल दो तत्व पाए जाते हैं, एक C12 और एक होता C14। C12 तत्व ये स्थायी तत्व रहता है और C14 है वो 5730। ये प्रश्न पूछा जा चुका है किसी एसएससी जीडी में, पिछली परीक्षा में साहित्य मैंने देखा है। ये C14 पद्धति का कालक्रम कितना माना जाता है? तो ये 5730 वर्षों के बाद में घटकर आधी रह जाती है। इसके आधार पर किसी भी पुरानी वस्तु का है वो कालक्रम निर्धारित किया जाता है। और C14 कार्बन 14 पद्धति के अनुसार, कार्बन 14 विधि के अनुसार या पद्धति के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता है वो 2300 ईस्वी बीसी ईसा पूर्व से लेकर 1750 बीसी तक माना जाता है। यह इसका आधिकारिक कालक्रम माना जाता है, क्योंकि कार्बन 14 पद्धति के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता है वो 2300 ईस्वी से लेकर 2350 ईस्वी, अर्थात 2300 ईसा पूर्व, ईसा के जन्म से पहले 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम माना जाता है। और हमने अभी पढ़ा है सी कार्बन, अर्थात कार्बन 14 पद्धति के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम। आगे हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? लिपि, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी भाव चित्रात्मक लिपि। भाव चित्रात्मक लिपि, या इसको ब्रूस्टोफेदन लिपि के नाम से भी जानते हैं। ब्रूस्टोफेदन लिपि, भाव चित्रात्मक लिपि या ब्रूस्टोफेदन लिपि के नाम से जानते हैं। भाई भाव चित्रात्मक लिपि कैसे लिखी जाती थी? हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, उसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता में जो ग्रंथ लिखे गए उनकी लिपि थी भाव चित्रात्मक लिपि। और ये भाव चित्रात्मक जो लिपि है, ये भाव चित्रात्मक लिपि ये दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है, दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। दाईं ओर से बाईं ओर कैसे? जैसे यहां से ये लिपि स्टार्ट होती थी और फिर यहां ऐसे ऐसे दाईं ओर से बाईं ओर, दाईं ओर से बाईं ओर, ये शुरू दाईं ओर से होती थी। हमारी जो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, इसमें से बाईं ओर से स्टार्ट करते हैं, लेकिन जो ये भाव चित्रात्मक लिपि है इसमें इस साइड से स्टार्ट होता है। हमारी लिपि तो इस साइड से स्टार्ट होती है। जो ये भाव चित्रात्मक लिपि है सिंधु घाटी सभ्यता की, ये है वो दाईं ओर से स्टार्ट होती है, यानी यहां से स्टार्ट होकर ऐसे शब्द है वो अक्सर लिखे जाते थे। आगे हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार किन किन देशों में है। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार मुख्यतः 3 देशों में पाया जाता है, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। किन? भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इन 3 देशों में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार माना जाता है।
और अगर पूछे सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल कहां से प्राप्त हुए, तो उस उत्तर होगा भारत। तो सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल कहां से प्राप्त हुए, तो वो होगा उत्तर भारत। सिंधु घाटी सभ्यताओं का विस्तार है वो 3 देशों में पाया जाता है, पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान। और सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल भारत में, सबसे कम स्थल है वो मिलते हैं अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में केवल 2 पूरा स्थल मिलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। ये प्रश्न पूछा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे कम पूरा स्थल कहां से मिले, तो वो अफगानिस्तान से। और अफगानिस्तान से 2 पूरा स्थल मिले, जिसका नाम है, पहला का नाम है मुंडीगोक और नंबर 2 पे है सोर्तगोई और मुंडीगोक। ये 2 पूरा स्थल मिले अफगानिस्तान से। और सबसे अधिक सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल मिले वो हमें भारत से मिले। तो अब हम इसका देखते हैं विस्तार, सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी विस्तार। सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी बिंदु, सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो उत्तरी बिंदु पाया जाता है मांडा जो पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर में। उत्तरी बिंदु पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर में मांडा। और अगर नदी पूछे तो नदी होगी चेनाब नदी। चेनाब नदी के किनारे मांडा क्षेत्र सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है। पहला पॉइंट पढ़ा हमने, सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी बिंदु मांडा जम्मू कश्मीर में पड़ता है और नदी है वो चेनाब नदी। अब देखते हैं दक्षिणी, सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी बिंदु। सिंधु घाटी दक्षिण बिंदु पड़ता है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो दक्षिण बिंदु है वो परवरा या दामोदर नदी के किनारे, और स्थल पड़ता है देमा महाराष्ट्र में। सिंधु घाटी सभ्यता का जो दक्षिण बिंदु है वो परवरा या दामोदर नदी के किनारे देमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। तीसरा देते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का पाकिस्तान जो सिंधु घाटी सभ्यता का आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, आलमगीरपुर यूपी में, और नदी पूछे तो वो होगी हिंडन नदी के किनारे। आगे के जो सिंधु घाटी सभ्यता के पूरा स्थल है जैसे रोपड़ है, मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, बनावली है, ये टोटल जो पूरा स्थल है उनके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।